10 बजे की बड़ी बहस में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। तो आज महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दिन, तस्वीरों में आप लगातार देख ही रहे हैं। सुबह से ही जी न्यूज पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आखिरकार महाराष्ट्र की जनता को यह साफ हो पाया कि अगली सरकार कौन बनाने जा रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से उद्धव ठाकरे को नया सीएम बनाने को लेकर आम राय बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे का सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल, कल तक जो शिवसेना कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत थी, जिस शिवसेना की पहचान कट्टर हिंदूवादी सोच रखने वाली पार्टी के तौर पर होती थी, उसी शिवसेना के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार कितने दिन चलेगी। बीजेपी का दावा है कि इस गठबंधन की सरकार को आप 3 पहियों वाली गाड़ी के तौर पर देख सकते हैं, जिसके 2 पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे होंगे। जल्दी से आपको अभी तक का लेटेस्ट अपडेट मैं दे देती हूँ। 30 सेकंड्स में पूरा ये राजनीतिक घटनाक्रम आपको सुना देती हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 3 दिसंबर तक उन्हें विश्वास मत हासिल करना होगा। लेकिन इस गठबंधन के लिए, इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए चैलेंज ये कि 3 दलों की सरकार है, इसे चलाना मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि इसमें अंतर्विरोध है विचारधारा को लेकर, और इसीलिए ये बड़ा सवाल हर कोई पूछ रहा है। तो सियासी संघर्ष खत्म हो चुका है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है इस बात को लेकर कि तीनों दल आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। संबित पात्रा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश पेडनेकर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव उनियाल पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस की तरफ झुकाव रखते हैं। नैना सेठ पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइट विंग की तरफ झुकाव रखते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे को, जो कि महाविकास आघाड़ी के सीएम के तौर पर मोहर लग चुकी है, और कल इनका शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद 3 दिसंबर तक विश्वास मत इन्हें हासिल करना। संबित पात्रा, वेरी गुड मॉर्निंग। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल, जब 35 साल पुरानी दोस्ती न टिक पाई, तो अंतर विरोध वाला ये गठबंधन, विचारधारा के विरोध वाला गठबंधन कितने दिन और कैसे चलेगा? देखिए अदिति जी, केवल 35 साल पुरानी दोस्ती का विषय नहीं है। यह विषय तो एक पिता और पुत्र के बीच में जो धागा होता है, जो विश्वास होता है, उस विश्वास का विषय भी है। याद करिए बाला साहेब ठाकरे, जिसको कि एक तरह से सिंह कहा गया है, शेर कहा गया है महाराष्ट्र का, जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था, जिस प्रकार बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व के पक्ष को रखा था, कहीं ना कहीं आज हिंदुत्व झुकता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल पहली बात तो है, आज उद्धव ठाकरे जी को बधाई भी देना चाहूँगा। वो आज सरकार बना रहे हैं, कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। मुझे लगता है बधाई देने के साथ साथ 4 बातें यहाँ कहना आवश्यक है। पहली बात, ये जो तथाकथित आघाड़ी बनी है, यूं तो ये पिछाड़ी है, जिन लोगों की हार हुई है, एक 44 सीट, एक 54 सीट और एक 56 सीट, जो लोग पीछे रहे हैं वो आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आघाड़ी पिछाड़ी है, इसका पहला उद्देश्य है नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से सत्ता से बाहर रखने के लिए एक एक्सपेरिमेंटेशन करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है। दूसरी बड़ी बात है यहां पर कि देखिए मैंडेट, जिसको कि रविशंकर प्रसाद जी ने कल कहा स्टोलन मैंडेट, कहीं ना कहीं जो मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया था, उस मैंडेट को चोरी करना। तीसरी बड़ी बात है महत्वाकांक्षा की भरी कहानी। यहां परिवारों की महत्वाकांक्षाएं आपने देखा हुआ है। एक पॉलिटिकल फैमिली सागा के रूप में हमने इस पूरे प्रकरण को देखा है कि ठाकरे परिवार से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बने, यह हमारी इच्छा थी, यह इच्छा हमारी पूरी हो गई। वहां अजीत पवार जी और शरद पवार जी के बीच के केमिस्ट्री को आपने देखा। कहीं ना कहीं एक फैमिली सागा चलता हुआ नजर आ रहा है। महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण है। और अंतिम बात, 2 पॉलिटिकल पार्टीज एनसीपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस गठबंधन में, अब याद करिए पहले वो कह रहे थे हम ऑपोजिशन के लिए बने हैं, जब बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिला तो उनको लग रहा है लगे हाथ हम भी फायदा उठा ले, क्यों ना महाराष्ट्र को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर ले। बाकी समय बयां करेगा कि ये गठबंधन कितने दिन चलने वाला है। ऋषि मिश्रा, पिछाड़ी अगाड़ी बन गए, फैमिली सागा, ये बातें संबित पात्रा ने उठाई। संबित भाई का जवाब देना चाहता हूँ। संबित भाई, बिहार में जेडीयू आरजेडी को मैंडेट मिला था, तो बीच में आप कैसे घुस गए थे मैंडेट को हड़पने के लिए?
तब आप मैंडेट नहीं हड़प रहे थे बिहार में। मैंडेट तो बिहार में जेडीयू आरजेडी को मिला था, बीच में नीतीश जी के साथ गलवैयां करके सरकार बना ली है। एक बात, दूसरी बात, अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी को गले लगाए, लेकिन बेचारे विधायक खरीद नहीं पाए आप लोग। तो इसमें कौन सी लोकतंत्र की जीत और कौन सी ये वाली बात हो गई। तो अपना गिरवान भी आपको झांकना चाहिए। जिस अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का किसान का पानी पी गए, उस अजीत पवार को आप गले लगाने से चूके नहीं। अजीत पवार विधायक खरीद फरोख्त नहीं कर पाए, उसके बाद आप इस्तीफा दे दिए। कि कितनी अनमेच्योरिटी लीडरशिप बीजेपी की रही कि अजीत पवार के पास ये देख नहीं पाए कि कितने नंबर है और गले लगा लिए भ्रष्टाचारी को। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग ये आपका 4 दिन से देख रही हूं मैं, पीसिंग तो करवाएंगे ना, 4 दिन से पीसिंग कब करवाएंगे अजीत पवार का? जवाब सुन लीजिए संबित पात्रा। पीसिंग करवा दीजिएगा संबित भाई थोड़ा। देखिए अच्छी बात है। देखिए जहां तक अजीत पवार, हाँ सुनिए ना, जहां तक अजीत पवार का सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनके खिलाफ जो केसेस थे वो अभी तक विड्रॉ तो हमने किए नहीं है। खुद आपने देखा कि एसीबी के जो डायरेक्टर जनरल है वो सामने आके उन्होंने कहा कि जो बाकी केसेस थे वो रैंडम केसेस थे, वो कंडीशनली क्लोज हुए हैं। अजीत पवार का कोई भी केस हमने क्लोज नहीं किया था। चलिए अच्छा लगा कि आज ये जो तथाकथित अलायंस है ये खुद कह रहे हैं कि अजीत पवार करप्ट हैं और उनको जेल जाना चाहिए, और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अजीत पवार जेल कब जाएंगे। अब तो आप सरकार में आप मानते हैं, आपके मुख्यमंत्री आप मानते हैं। अरे आपके साथ जो रहे अजीत पवार तब तक अच्छे थे। ऋषि मिश्रा, किसने कहा था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र भाई ने कहा था आपकी सरकार में चक्की पीसिंग की नोट, आपकी सरकार में चक्की पीसिंग काम करेगी, कानून अपना काम करेगी। ऋषि मिश्रा आप सवाल उठा रहे हैं ना, कानून अपना काम ऋषि करेगी। मिश्रा अगर आप मुझे यहाँ पर मोनोलॉग के लिए समझ रहे हैं, डिबेट है तो नहीं है। अजीत पवार ने चक्की कुछ गलत पीसिंग किया है तो अंडर जेल जाएंगे। महाविकास अघाड़ी नहीं है, आप सुन इनकी लीजिए, तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक गुरु हैं। जवाब दीजिए ना नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? चक्की पीसिंग का ये राज जो आप अलाप रहे हैं 3 दिन से, नहीं आप सवाल का जवाब देंगे। नहीं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे सर। आप बताइए, अजीत पवार चक्की पीसिंग, सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, इस सवाल का सवाल सुन लीजिए ध्यान से सुनिए, चौथी बार रिपीट कर रही हूँ। अजीत पवार चक्की पीसिंग अंडर महाविकास अघाड़ी अलायंस और नॉट जांच होगी, यदि गलत ये देखिए अभी तो करप्ट थे। नहीं अभी तो उनके साथ जब थे तो करप्ट थे। अभी तो आपने मोदी कहा वो करप्ट थे। अब जांच होगी, अब जांच होगी आपकी। माननीय प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया। संबित पात्रा आपको फ्लोर और उसके बाद में दूसरे केस को दे रही हूं। संबित पात्रा देते हैं, शरद पवार हमारे राजनीतिक गुरु हैं। संबित पात्रा हो गया 20 सेकंड्स, अब उनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं संजय सिंह के पास जाऊंगी। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, हाँ, एंड व्हाट अबाउट अंडर महाविकास अघाड़ी रेजिम चक्की पीसिंग और नॉट, वो क्वेश्चन का जवाब नहीं है आपके पास, ठीक है। संबित पात्रा 20 सेकंड्स जल्दी से। आदित्य जी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनके आगे लिखा हुआ है राजनीतिक विशेषज्ञ, वो कह रहे हैं शरद पवार हमारे गुरु हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मैं नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा, आप सुनते नहीं है ऋषि जी। ऋषि जी आपको मैं काउंटर करने का मौका दूंगी नहीं, मैं आपसे एक बात कह रही हूं, सुन लीजिए मेरी बात। ऋषि मिश्रा एक बात समझ लीजिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ। जोश में मत आइए, जोश में मत आइएगा, जोश में होश मत खोइएगा, मेरी डिबेट में मत खोइएगा। हाँ ठीक है, काउंटर करने का मैं मौका दे दूंगी, मेरे कोई चिल्लाने वाली डिबेट नहीं चाहिए सुबह सुबह। देखिए मुझे आश्चर्य लग रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञों को इस प्रकार का बिहेवियर ठीक नहीं लगता है। आप अगर पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन है जरूर चिल्लाइए, आप ना कांग्रेस में है, ना एनसीपी में है, ना शिवसेना में है, आप क्यों इतना भड़क गए हैं? आपको तो अधिकार नहीं है, आप शांति से बात करिए। बाकी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, उनके व्यवहार को देखिए, वो चिल्ला रहे हैं क्या? वो तो बिल्कुल नहीं चिल्ला रहे हैं। आप भी वैसे विशेषज्ञ की तरह व्यवहार करिए, प्रवक्ता की तरह व्यवहार मत करिए। देखिए आदित्य जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है, अभी इन्होंने मिस कोट की बात कर रहे हैं आप, उनका पहला वाला विशेषज्ञ साहब का पहला कोट निकालिए। उन्होंने कहा अजीत पवार जैसा करप्ट आदमी को आपने क्लीन चिट देने की कोशिश की, वो चक्की पीसिंग की नहीं पीसिंग। मैं तो कह रहा हूं अभी आपकी सरकार है। जी, सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको बताऊं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये क्या मायने रखता है। 24 अक्टूबर को ये तमाम लोग थे, विधायक वगैरह चुने गए थे, लेकिन जो राजनीतिक खींचतान चल रही थी, रस्साकशी चल रही थी कि ये शपथ नहीं ले पाए थे। और ये महाराष्ट्र की विधानसभा है जहाँ पर एक एक करके आज जो है वो विधायक हैं वो शपथ ले रहे हैं। और तकरीबन 288 में से 100 से ज़्यादा विधायक हैं जिन्होंने अभी तक शपथ ले ली है। और शपथ लेने वालों में आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, बाला साहेब थोरात, अलग अलग पार्टियों के
बड़े बड़े नेता भी शामिल है जिन्होंने शपथ ली। तो अब ऑफिशियली ये लोग विधायक कहलाने के अधिकार हो गए। महाराष्ट्र की जो असेंबली थी आज कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, तकरीबन 2 से 3 बजे तक चीजें हो जाएगी। और इसमें जो तस्वीरें देखने में आई हैं सुबह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रिया सुले सुबह से यहाँ मौजूद थी, शरद पवार की बेटी। वो सांसद है, वो विधानसभा की सदस्य नहीं है, लेकिन उन्होंने लगभग हर एक जो आने वाले विधायक वगैरह थे उसको पर्सनली वेलकम किया। गेट पर खड़े होकर आदित्य ठाकरे आए तो उनसे गले मिली, अजीत पवार जब आए तो उनका उन्होंने पैर पड़ा। तो ये जो तस्वीरें तो बता रही थी कि मीडिया के लिए या राजनीतिक विश्लेषकों के लिए या विधायक पार्टी के लिए एक तस्वीर पेश की जा रही है यूनिटी की। अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी नेता हैं जो लेकिन संजय, क्या ऑल इज वेल, ये ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश है या तथ्यों पर ये ऑल इज वेल है? देखिए, कोशिश तो पूरी तरह से कि ऑल इज वेल और आगे बहुत अच्छा करेंगे, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उसी के तहत में पर्दे के पीछे ऑल इज वेल को रखने की कोशिश हो रही है। यही वजह मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर के बाद में पार्टियों के बड़े नेता हैं वो बैठक करेंगे। अहमद पटेल, खड़गे, शरद पवार और शिवसेना के बड़े नेता हैं वो बैठक करेंगे कि अभी तक फॉर्मूला निकलना बाकी है। ये बात अभी भी बाहर आनी बाकी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का होगा, कितने पार्टियों का होगा, और वो भी होगा तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही है उसमें वो कौन बनना चाहेगा, मंत्रालयों का विभाग का बंटवारा कैसे होगा, मलाईदार विभाग कौन किसके पास रखेगा, ये और किसके हाथ हिस्से में कितने मंत्री पद आएंगे, ये जो चीज क्या बाकी है वो अभी होना बाकी है। उद्धव ठाकरे को कल शपथ लेनी है, लेकिन उसके पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें निपटा ली जाए। तो उनके साथ में अन्य भी जो लोग हैं वो शपथ ले चुके। तो आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। सतीश पेडनेकर जी, वो तस्वीर एक बार फिर से लेकर आइए स्क्रीन पर। सुप्रिया सुले, अजीत पवार, क्या दिखाने आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? सतीश जी, ये तस्वीर हम चला रहे हैं, सुप्रिया सुले पांव छूती हैं अजीत पवार के। अजीत पवार 4 दिन विरोधी खेमे में रहकर आते हैं, कैसे देखते हैं? एनसीपी में सब ऑल इज वेल? दरअसल मैं इस फोटो पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में या कल महाराष्ट्र में नई सरकार बनने वाली है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं महाराष्ट्र की जनता को इसका स्वागत करने के लिए कहूं या नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में ये महाराष्ट्र के इतिहास का एक काला दिन है। महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता को कभी इस तरह की सरकार मिल सकती है ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। 3 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हैं, पर मैं लोगों से कहता हूं आप गलतफहमी में हैं। ये सारी पार्टियों की खासियत ये है कि इनका एक ही लक्ष्य है और वो यानी परिवार कल्याण, फैमिली, और वो सब अपने परिवार के कल्याण के लिए काम करते रहे हैं और यही उनका इतिहास रहा है। ठीक सो। और इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र की जनता को मैं बधाई दूं या मैं उन पर अफसोस जाहिर करूं कि इन्हें ऐसी सरकार मिली है। नीना सेठ, वो तस्वीर वापस स्क्रीन पर। कुल मिलाकर सतीश जी ने भी जो पॉइंट उठाया, एक ही कॉमन थ्रेड, फैमिली, फैमिली और फैमिली। देखिए, महाराष्ट्र में जो हुआ है, जो मिलीजुली सरकार, और वो भी एक तरफ से हिंदुत्व और दूसरी तरफ से कांग्रेस जो है और तीसरी तरफ शिवसेना है जो हिंदू और एनसीपी, इसमें एक चीज देखिए कि हमारे पास हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं। जब इस तरह की मिलीजुली सरकार सिर्फ पावर लेने के लिए आती तो उन सबको पता होता है कि ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, इसीलिए वो लूट कई बार लूट मच जाती है। मुझे लगता है कि अगर आपने गिद्ध को देखा हो किसी मुर्दे के ऊपर जब वो उतरते हैं तो एक फीडिंग फ्रेंजी हो जाती है। मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की सरकार को उनको खुद को पता होता है कि ज्यादा दिन चलने नहीं वाली, तो जितना माल उठा सके वो उठा लें। तो मुझको लगता है वेरी बैड डेज आर अहेड, और डेमोक्रेटिक वॉरलॉर्ड्स एक साथ आए हैं और ये महाराष्ट्र में उस समय आए हैं जब यार किसी और को बोलने दिया करो पहले। मैं आपसे परमिशन थोड़ी मांग रहा हूं, आपसे परमिशन मांग रहा हूं। और वो उस समय आए हैं। नहीं ऋषि मिश्रा चुप प्लीज, वो उस समय बात पूरी करने दीजिए। वो उस समय आए हैं जब इकोनॉमिक स्लंप है। महाराष्ट्र को इस वक्त सचमुच आगे जाने की जरूरत है और मुझे लगता है ये उनको पीछे ले जाएगा। ओके, महाराष्ट्र अभी हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिखा रहे थे, आप देख भी पा रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो एनसीपी में ही था ना, मैं गया कहां? तो सत्ता ही सत्य है राजनीति का, वो आप साफ देख पा रहे हैं। मैं बाहर कब गया था, ये अजीत पवार कह रहे हैं। संजय राउत ने भी कुछ कहा है, सुन लीजिए। नहीं, मैं चाणक्य वगैरह नहीं हूं, मैं योद्धा हूं, कार्यकर्ता हूं, शिवसैनिक हूं।
चाणक्य बहुत बड़ी उपाधि होती है। हम लड़ने वाले लोग हैं और मैं हमेशा मेरी जिंदगी में लड़ाई करते आया हूं। परिणाम की परवाह मैं कभी करता नहीं। क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसकी परवाह मैंने कभी की नहीं। परिणाम क्या होगा उसकी परवाह संजय राउत ने की नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनकी बयानबाजी सामने आई, कई बार वो लोगों के निशाने पर आए तो कई बार लोगों ने उनकी तारीफ भी की। संजीव उनियाल, जल्दी से आपका कमेंट, 30 सेकंड है, उसके बाद मुझे ब्रेक में जाना है। अदिति, सर्वा स्वार्थम समीहते, चाणक्य का ये श्लोक। ना कश्चित कश्यचे मित्रम, ना कश्चित कश्यचित रिपु। कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। व्यवहारेण के बदले में लगा रहा हूं सरकारेण मित्रण जायती रिपवस्तथा। अगर सरकार बन रही है तो आज मैं पुनः पैर छूता हुआ, गले मिलता हुआ आ जाऊंगा, और अगर मेरी सरकार नहीं बनेगी तो मैं 33% के फार्मूले को त्याग के 50% पे जोड़ देता हुआ एक 30 वर्ष पुरानी मित्रता को त्याग दूंगा। एक वीडियो हल्का सा मैं कल देख रहा था तो मुझे ध्यान आया कि बाल ठाकरे जी से जब पूछा गया 1999 में कि क्या शरद पवार के साथ आप जाना चाहेंगे, तो बाल ठाकरे जी के जो व्यूज थे, जिनकी बात को सुन के, जिनके नाम को सुन के हर शिव सैनिक का पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित हो जाता है। वो शब्द जब उन्होंने कहे थे कि ढांचा गिरने के बाद कार सेवक वहां थे, मेरे लिए सबसे बड़े स्वाभिमान की बात है। उस व्यक्ति की नीचे तक जाते हुए अगर हम डायनेस्टी देखें तो आज आधे झुक के प्रणाम करते हुए शरद पवार को और सोनिया के लिए कटिबद्ध होते हुए प्रतिज्ञा लेते हुए वो व्यक्ति उस परिवार के हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष को सेटबैक लिखा है। वास्तव में ये काला दिन है। और शरद पवार के शब्द क्या थे उस टाइम, उनके वीडियो में क्या शब्द थे बाल ठाकरे के, 1 मिनट में बताऊंगा। वीडियो में उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, एक लाइन उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही। उन्होंने क्या कहा कि जिस व्यक्ति ने वाजपेयी जी की सरकार को गिरा दिया, शरद पवार, उनके साथ में कभी खड़ा नहीं होऊंगा। ये बाल ठाकरे की व्यू थे। ठीक है, और उन्हीं शरद पवार ने कहा कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये हमारे पैनलिस्ट की राय, उनकी निजी राय होती है, चैनल उस राय को एंडोर्स नहीं करता। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है, अगर बड़ी बहस के बड़े सवाल पर लौटे तो रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा? शरद पवार के पास, जिन्होंने इस पूरे ड्रामे को हैंडल किया पिछले 4 दिनों में, या फिर यूपीए के टाइम की तरह ही सोनिया गांधी के पास? अपने आप में बड़ा सवाल उठाएंगे। क्या महाराष्ट्र को जो नई सरकार मिली है, 3 दलों का ये जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, क्या ये स्टेबल सरकार दे पाएगा? और इस सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा? 3 पहियों वाली ये सरकार है। बहुत सारे सवाल हैं, लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, शपथ दिलाई जा रही है विधायकों को, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण कल होगा, ये इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं। संजय राउत, उनकी प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि ये देखिए तब की तस्वीर, उद्धव ठाकरे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, गवर्नर से मिले हैं आज, वो तस्वीरें भी सामने आई। सुप्रिया सुले ने किस तरह एनसीपी के विधायकों को रिसीव किया, अजीत पवार से वो किस तरह से मिली, उनके पांव छुए, वो तस्वीरें भी हमने आपको जी न्यूज पर दिखाई हैं। और साथ ही संजय राउत अब क्या कह रहे हैं वो आपको सुना देंगे। देश के परिवर्तन की शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसका मतलब देश में परिवर्तन की शुरुआत हो गई। सर आपने आगोरी जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के हाथ में कमान न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र के सत्ताधीश हो, कोई अघोरी प्रयोग किए। मैं अघोरी शब्द जानबूझकर यूज कर रहा हूं। अघोरी का मतलब आप समझ लीजिए, कुछ भी करे लेकिन सत्ता हाथ में रखे। महाराष्ट्र की जनता ने ये सब कुछ उद्ध्वस्त कर दिया। समित पात्रा, संजय राउत आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप नहीं बनने देना चाहते थे शिवसेना की सरकार। देखिए, मैंने कहा था अपने आरंभिक वक्तव्य में कि ये एक परिवार की महत्वाकांक्षा की कहानी है। अभी मैं संजय राउत जी को सुन रहा था। संजय राउत ने पहली बार कहा कि मुझे आप चाणक्य मत बुलाइए। उनको गलतफहमी हो रही है। कभी कभी शकुनी को चाणक्य गलती से लोग बोल देते हैं। याद करिए, एक परिवार के खात्मे का कारण बना था शकुनी महाभारत में,
और मुझे लगता है ठीक उसी प्रकार शिवसेना, इतनी बड़ी परिवार जिसको बाला साहेब ठाकरे ने खड़ा किया था, कहीं शकुनी मामा के कारण समाप्त न हो जाए। आज आप देखिए बहुत सारे लोग जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो रेजिग्नेशन देते हुए जा रहे हैं। रमेश सोलंकी उनके युवा का जो अध्यक्ष था, उसने कल रेजिग्नेशन दिया है। तो इस प्रकार शकुनी अपने आप को ये जो महिमा मंडन करके कह रहे हैं कि हम अघोरी बन गए हैं। याद करिए, जनता जनार्दन महादेव होती है और जब महादेव अपना तृतीय नयन खोल देते हैं सब ध्वंस हो जाता है। यह मैंडेट, ये नरेंद्र मोदी जी को चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे देश में परिवर्तन आ जाएगा। जो सीट 56 सीट शिवसेना को मिली है वो किसके कारण मिली है? नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर सवार होकर, देवेंद्र फडणवीस जी के अच्छे कामों के कारण से उनको वो 56 सीट मिली है। उस मैंडेट का मजाक बना के ये कहना कि अब ये देश में परिवर्तन का बिगुल, अघोड़ी एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है, मुझे लगता है ये कोरा अहंकार है और कुछ नहीं। ठीक, संजय सिंह भी हमारे साथ हैं, एक जल्दी से उनका कमेंट ले लेती हूं। संजय राउत का ये कहना बीजेपी हमारी सरकार नहीं बनने देना चाहती थी, देश में बदलाव की बात वो कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहा है? जाहिर तौर पे ये इशारा इसी तरफ कर रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह के इनके संबंध और बिगड़ेंगे और किस तरफ जाएंगे। और साथ ही जो भाषा है, भाषा कहने का जो लहजा है, वो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। वो सब चीज़ें हमने यहाँ भी देखी जहाँ पर शपथ चल रही है। जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना हो या कांग्रेस के विधायक आ रहे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी अपबीट है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। वही दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों की लैंग्वेज उस तरीके से नहीं है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें अलग अलग पार्टियों के जो विधायक थे, जो एक दूसरे से दूर थे, एक दूसरे के अलग अलग विपरीत पार्टी के थे, लेकिन अंदर जिस तरह से वो लोग मिल रहे थे जैसे बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि वो पार्टी जो सत्ता में नहीं है और वो पार्टी जो सत्ता में आई है, उनके भी विधायक थे, वो एक दूसरे से उस तरह से मिल रहे थे। तो ये यहाँ पर देखने में आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत आज से हो चुकी है। इसके पहले 2 पार्टी वर्सेस 2 पार्टी की गठबंधन होती थी, कांग्रेस एनसीपी वर्सेस शिवसेना बीजेपी होता था। अब महाराष्ट्र की आने वाली 5 साल की राजनीति को यहाँ से दिशा मिली है कि एक तरफ कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना होगी और एक तरफ बीजेपी होगी, और बीजेपी को किसी भी तरह सत्ता से बाहर रखना, उस एजेंडा के साथ यहाँ पर काम होगा। और बीजेपी अपने आप में इनके लिए एक यूनाइटिंग फोर्स का काम करेगी। और इनके तमाम विधायकों से जब बात हो रही है हमारी, उसमें यही बात सामने आ रही है। ठीक ठीक ठीक, ऋषि मिश्रा मैं दूंगी। देखिए 2 तस्वीरें, एक तरफ आप संजय तो आप तक तस्वीरें लगातार पहुंचाए रहे हैं, इस तस्वीर का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि बीजेपी फैमिली ड्रामा के बारे में बात कर रही है, तमाम एक्सपर्ट्स फैमिली ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इन तीनों दलों को, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को कुछ एक साथ लेकर आता है तो वो है सिर्फ फैमिली, फैमिली और फैमिली। लेकिन ऋषि मिश्रा, परस्पर विरोधी विचारधाराएं, उनका साथ आना, भाई सरकार को स्टेबिलिटी चाहिए ना, स्थायित्व चाहिए महाराष्ट्र को, सवाल पूछा जाएगा और वो सवाल उठ रहा है आज। बिल्कुल। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जैसे कई यहाँ जो पत्रकार हैं वो बता रहे थे कि आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। बिहार में कहाँ चली गई थी आइडियोलॉजी? नीतीश कुमार वो पॉलिटिशियन था जिसने पानी पी पी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलोचना किया। एक दूसरा, कपिल मिश्रा दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री, जिसका मैं भी सम्मान करता हूं, चारित्रिक हत्या करने का प्रयास किया विधानसभा में। ऑन रिकॉर्ड वो बयान है कपिल मिश्रा का, उसको गले लगाने का काम ये बीजेपी की है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, भानु प्रताप शाही जिसपे 100-150 करोड़ का मेडिकल घोटाला, दवा घोटाला का आरोप है, और उस भानु प्रताप शाही को उन्होंने टिकट दिया। सरयू राय जैसे ईमानदार लोगों को इन्होंने टिकट वहां काट दिया। तो कहां है भ्रष्टाचार पे बीजेपी का जो राग होती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस? कहां चली गई पार्टी विद द डिफरेंस? टी नागराज जो 18 महीने के भीतर 185 करोड़ की संपत्ति बढ़ जाती है। टी नागराज कर्नाटका के बीजेपी के जो बाई इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। तो भ्रष्टाचारियों पे कहां बीजेपी का प्रहार है? मिश्रा, आप एक बात सुनिए जी। नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने क्या कहा था? आप बताइए ना। आप बताइए ना, आप यहाँ पर दलील रख रहे हैं, क्या कहा था नीतीश कुमार ने? आप लोग यहाँ पर जो तथ्य रखते हैं वो आधे अधूरे तथ्य रखते हैं। नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार ने ये कहा था कि लालू परिवार के 2 बेटे, उन्हें सरकार 2014 की याद कीजिए ना। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आर्ग्यूमेंट में अंतर विरोध है। ऋषि मिश्रा, आपके आर्ग्यूमेंट में, सुन लीजिए मेरी बात,
मैं लॉजिक पे बात करती हूँ और मैं आप भी तो लॉजिक logic पे बता फेल रहा हो हूं। रहे हैं। आप लॉजिक पे फेल हो रहे हैं। वही नीतीश कुमार आपके साथ खड़े हो जाए तो अच्छे हैं, वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाए तो दिक्कत है, वही अजीत पवार आपके साथ आए तो जांच होगी, यही नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ चला जाए तो पिसिंग कब होगी? आपके सवालों में बहुत अंतर्विरोध है, आपके सवालों में बहुत अंतर्विरोध है, लेकिन आपने सवाल उठाया है और मैं फेयर डिबेट करती हूँ। संबित पात्रा जो बातें यहाँ पर ऋषि मिश्रा ने उठाई, आपकी बात हो गई सर। आपको मैंने 1 मिनट 25 सेकंड दे दिया, अब आप चुप हो जाइए, जवाब सुनिए और दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुनिएगा, इंटरप्ट मत कीजिएगा। संबित पात्रा। देखिए अदिति जी जो प्रश्न अभी उठाया गया नीतीश कुमार जी को लेकर कि नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किया था, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 17 वर्ष तक 17 इयर्स तक नीतीश कुमार जी और हमारा गठबंधन रहा है, हम दोनों की पार्टी का। जहां तक आरजेडी और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार जी के गठबंधन का सवाल है, वो क्षणिक गठबंधन था और उसका क्या हश्र हुआ वो हमने देखा। और नीतीश कुमार उस पार्टी और उस गठबंधन को छोड़ने के पश्चात ही जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उसमें कहीं ना कहीं एक अंतर विरोध था और इसी कारण से अस्थिरता पैदा हुई। उसी प्रकार की अस्थिरता महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी हमने देखा था। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, बार बार वो तस्वीरें हम देख रहे हैं टीवी चैनल पे जहां सुप्रिया सुले सबको गले लगा रही है, अच्छा लगता है। सुप्रिया सुले जी वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं भी उनको जानता हूं, वो सबको अच्छे से ग्रीट करती है, ये अच्छी बात है। इस प्रकार की राजनीति में लोगों का ग्रीट करना, गले लगाना, ये अच्छी बात है, इससे सौहार्द बढ़ता है। मगर राजनीति केवल गले लगाने की प्रक्रिया नहीं होती है। ये सब कुछ टीवी पे कैमरे पे अच्छा लग रहा है, मगर अंततोगत्वा क्या हमेशा के लिए ये तीनों पार्टी उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानेंगे? नेता कौन होगा? भविष्य में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट किसको प्रोजेक्ट किया जाएगा? क्या तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या बीएमसी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है महाराष्ट्र में, बीएमसी के चुनाव में तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जितने भी लोकल चुनाव होंगे उसमें कौन कौन से प्रकार से इनका डिवीजन होगा, ये सारे विषय निर्धारित करेंगे कि आने वाले समय में। ठीक संबित, आप बोलिए ऋषि मिश्रा, इस पर क्या राय है आपकी? पिसिंग तो ठीक है, बट फाइटिंग रिमोट कंट्रोलिंग अभी शपथ तो इस पर तो बताइए मुझे। अरे आदित्य जी शपथ तो लेने दीजिए ना, उसके बाद सरकार का जो स्ट्रक्चर होगा उसके आधार पे काम किया जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे काम किया जाएगा। इनसे पूछे ना, महाराष्ट्र में पर डे 8 किसान सुसाइड करते हैं। पिछले विगत 3 साल में 12,000 किसान ने सुसाइड किया। ये हम नहीं कर रहे, इन्हीं के बीजेपी के मिनिस्टर ने विधानसभा पटल पर बयान दिया था। कितने साल रहा, मैं आपको गिनाऊं क्या? गिनाऊं आपको? ये 5 साल में बर्बाद कर दिए हैं, ये 5 साल में महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिए हैं। 12,000 समथिंग किसान ने विगत 3 साल में सुसाइड किया। फिक्सिंग इसके आगे कुछ चलता नहीं है। फिक्सिंग चलेगा झारखंड में भी। एक सवाल जरूर उठ रहा है और ये ऋषि मिश्रा जी ने भी आंसर देना चाहिए कि उद्धव ठाकरे की काबिलियत क्या है, क्यों वो चीफ मिनिस्टर बने? क्योंकि वो बच्चे हैं इसलिए? किसी के बेटा होने से आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे भारत का? क्या ये 21वीं सदी का भारत में मैं किसी का बेटा हूं, मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दो, ये क्या बात हुई? उनकी क्या काबिलियत है, उनका क्या एक्सपीरियंस है? ये तो बात भारत को पीछे ले जा रही है। आप मानते हैं कि भारत को पीछे ले जा रही है? मैं आपसे नहीं, संबित भाई के दल ने उनको सीएम नहीं बनाया ना। एक सेकंड रुकिए ना, नीना सेठ जी सवाल तो उनको वही है ना, जो लॉजिक देते हैं उसमें ही कॉन्ट्रडिक्शन होता है। व्हाई शुड उद्धव ठाकरे बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? उन्होंने किया क्या है, क्या उनके अचीवमेंट है? हरियाणा में कैसे बना दिए थे बिना अनुभव वाले को सीएम? खट्टर साहब प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, किसी का बेटा नहीं है। खट्टर साहब को प्रोफेशनल पॉलिटिशियन क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? भाई देखो ऐसा है, महाराष्ट्र किसी की जागीर नहीं है और 6 महीने में पता चल जाएगा। भाई शिवसेना का कई सालों से किसी की जागीर नहीं है। खट्टर साहब को भारत में अब ना जी हजूरी चलेगी, ना भाई बाप चलेगा, ना जागीरदारी चलेगी। समावेशी समीक्षा, ये आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि उद्धव ठाकरे की क्या काबिलियत है कि चीफ मिनिस्टर बने? क्या काबिलियत थी? क्या काबिलियत? सवालों का जवाब नहीं है, वो सब कुछ फ्यूचर में ही देखेंगे ऋषि मिश्रा। अभी अपने सवालों के लिए जवाब नहीं देंगे वो, अभी वो सवालों के जवाब नहीं देंगे। संबित पात्रा ये उद्धव ठाकरे को लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। खट्टर साहब, हालांकि यहाँ पर दर्शकों को पता है आपने उन्हें सीएम पोस्ट नहीं दी, लेकिन फिर भी इनके सवाल का जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि डिबेट में हम पैनलिस्ट को बुलाते हैं, कोशिश करते हैं उनके सवाल का जवाब हम दिलवाएं। जी धन्यवाद। नहीं देखिए, अभी ऋषि जी नए आए हैं, थोड़ा समय लगेगा इनको रचने बसने और मंझने में, क्योंकि जो निनाद सेठ जी ने सवाल पूछा, उन्होंने सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे किस कारण से सीएम बने? केवल ब्लड लाइन के कारण अर्थात परिवारवाद के कारण बने हैं या कोई परफॉर्मेंस उनका रहा है? तो उन्होंने ऊपर प्रत्युत्तर इन्होंने खट्टर साहब सीएम बनने से पहले क्या थे? सुन तो लीजिए प्लीज।
अब सुन लीजिए सर। इन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि खट्टर साहब कैसे बन गए। इनको शायद पता नहीं है, खट्टर साहब किसी परिवार से, जो कि राजनीतिक परिवार है, वहां से नहीं आते हैं। वो एक साधारण प्रचारक थे, बहुत साधारण जीवन उन्होंने जिया और वहां से वो मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। प्रधानमंत्री चाय वाले से प्रधानमंत्री बने। प्लीज हाँ तो हाँ बात पूरी कीजिए संबित। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉजिक की कमी थी। मगर देखिए, शिवसेना किसको मुख्यमंत्री बनाती है ये उनका विषय है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का विषय है, हमने कोई भी इस प्रकार का प्रॉमिस, इस प्रकार का कोई संकेत शिवसेना को नहीं दिया था। हर प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने बार बार कहा था कि हम जीतेंगे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और उन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे चलेगा। और कई इंटरव्यू में अमित शाह जी ने स्पष्टतः चुनाव से पहले भी बात कही थी कि किसी प्रकार का 2.5 साल का ये रोटेशन नहीं होने वाला है। ठीक है संबित। सतीश पेडनेकर जी 30 सेकंड्स आपको सर, उसके बाद संजीव उनियाल जी 30 सेकंड्स आपको। ये सरकार चलेगी कैसे? स्थायित्व होगा इस सरकार में? रिमोट कंट्रोल किसके पास है, सोनिया गांधी या शरद पवार? देखिए, एक जमाना था जब भाजपा शिवसेना की सरकार थी, उस जमाने में रिमोट कंट्रोल बाला साहब के पास, ठाकरे के पास हुआ करता था ना। पर आज जो स्थिति है, भले ही सरकार में शिवसेना हो, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल जो है वो शरद पवार के पास में हो इस पे जवाब ना। और मैं एक और आपको बताता हूं कि ये दोनों पार्टियां कैसी हैं। इनमें से जो एक पार्टी है, इसने एक बार अरुण गौली को हिंदू डॉन के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। किसने? और जो दूसरी पार्टी थी, उसके संबंध जो है वो दाऊद गैंग से होते थे। आज तो उसके कई नेताओं के रिश्ते खुल रहे हैं, उन पर मुकदमे भी चलने शुरू हो गए हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए, जब जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो इस तरह के अपराधी तत्वों से रहा हो, उनको जो है भगवान ही मालिक है। मैं कई बार ये कहता हूं कि पहले कुछ समय पहले ये सवाल उठा था, नरेंद्र मोदी ने भी ये सवाल उठाया था कि ये हत्याखोरी की संस्कृति फिर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ना। तो मुझे डर लगता है कि बंबई की जनता को तो खास तौर पे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ हत्याखोरी बड़ी परंपरा रही है एक संगठन की, और वो जो है उनको चैन से जीने नहीं देगी। ठीक है, संजीव उनियाल। देखिए, रिमोट वाला प्रश्न था आपका, उससे उसी के आसपास रहे तो रिमोट वास्तव में शरद पवार के पास आप देखिए 19 दिन से, जब से कि ये सारी सरकारों का बनने का प्रकरण शुरू हुआ और बीजेपी ने कहा कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे, उसके बाद से लगातार शरद पवार ने अपने आसपास ही सारे रिमोट को रखा है। चाहे परिवार का एक हिस्सा उस तरफ चला गया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके इशारे पर ही उन्होंने जो है वो जाके अजीत ने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके सरकार बनाने की बात की और एंड टाइम पर फिर यू टर्न लेकर आ गए, परंतु ले देकर एक परिवार जो है वो फोटो सेशन ले रहा है, अपनी बेटी फोटो सेशन ले रही है, आप सोनिया गांधी जी से मिल रहे हैं, और एट एंड ऑफ द डे आपने प्रूव कर दिया कि मैं और मेरा परिवार ही इस पूरी सरकार को बनाने के काबिल था और रिमोट एंड ऑफ द डे मेरे पास ही रहने वाला है। और वही फोटो सेशन, फैमिली का वही फोटो सेशन हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और यही सियासत है, यही सियासत में वो जो ब्लॉकबस्टर के सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, सस्पेंस, ड्रामा, इमोशंस, क्लाइमैक्स, आपने महाराष्ट्र में वो सब कुछ देखा है बीते 4 दिनों में। ट्विस्ट एंड टर्न्स, और आप देखिए सीक्वल्स की तैयारी की बात यहाँ पर निनाद सेट कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में तस्वीरें बहुत इंटरेस्टिंग, एक तरफ परिवार का ड्रामा, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस से मिलते हुए सुप्रिया सुले को भी आप देख रहे हैं। बस यही सियासत। हमने कर्नाटक में देखा कि रिमोट कंट्रोल की बैटरी ज्यादा दिन नहीं चलती, रिमोट कंट्रोल की बैटरी कर्नाटक में हमने देखा पोस्ट पोल अलायंस की बैटरी खत्म होने वाली, और वैसे ही हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। हम निगाहें इस बात पर क्या महाराष्ट्र का भी वही हश्र होगा जो कर्नाटक में हुआ है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक में जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की नई साजिश का खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएसआई ने आतंकियों को हमले तेज करने को कहा है। हमारे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 1 नवंबर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आईएसआई ने जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकियों के साथ एक मीटिंग की है। इसमें घाटी में आतंकी हमलों की योजना बनाई गई है। आईएसआई ने हिजबुल को निर्देश दिया है कि वो उन पंचों सरपंचों की लिस्ट बनाए जो कि साथ चुनाव जीते हैं, और साथ ही उन पुलिस वालों की भी लिस्ट तैयार करे जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। और आपको पहले ही बता दूं, इस खबर को आप जोड़िए, सरपंचों को निशाना बनाने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है।
अब उसी के साथ जोड़कर आप देख सकते हैं कैसे आईएसआई, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आपको याद होगा जो पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने ये अभियान शुरू किया था कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, जिसके तहत कहा गया था कि ऑफिशियल्स और सरपंच गांव में लोगों से मिलें और उन तक फायदा पहुंचाएं। उसी को अब टारगेट करने की कोशिश